अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 जो है, ये अगर देखा जाए तो बिफोर द इंडिपेंडेंस इसका आगाज़ होता है। और अगर हम इसकी एक बैकग्राउंड थ्योरी पे चले जाएं या एक हिस्ट्री पे चले जाएं तो हमें हिस्ट्री में ये पता चलेगा कि ये जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सेम ही था। इंडिया वालों ने चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वालों ने अभी तक इसको चेंज नहीं किया। यानी कि लेजिस्लेशन के पास ज़रा भी टाइम नहीं है कि इसकी थोड़ा जो इसकी जो प्रोविजंस है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स कर ली जाए। खैर, इसके ये जो हमारी क्लास है ये सिविल जज की क्लास है और इस क्लास के अंदर जाहिर सी बात है हम ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, अगर आप वो टिक करना चाहें तो वो कर लें। अगर आप इसके कंटेंट्स खोलें तो कंटेंट्स के अंदर ही आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर, कौन कौन से जो प्रोविजंस है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आपने हाईलाइट कर लेना है सेक्शन नंबर 22 से लेके 25 तक। फिर उसके बाद आ जाए सेक्शन 32 की तरफ, फिर उसके बाद 54, 55 की तरफ। नहीं, ये वो सेक्शन, ये वो प्रोविजंस हैं जब आप अपने स्क्रीनिंग टेस्ट के करीब आते हैं या फिर जो है रिटर्न टेस्ट के करीब आते हैं, आइदर पंजाब वाले आइदर सिंध वाले। तो अक्सर स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है कि सर जब हम रिवीजन करने बैठे हैं तो रिवीजन के लिए आपके पास मैक्सिमम 15 या 20 डेज़ बचे हैं एक मेजर एक्ट को क्लियर करने के लिए। तो अब ये नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है कि पूरे के पूरे एक मेजर एक्ट को क्लियर किया जा सके। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने ये बताया स्टूडेंट्स को कि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं रिवीजन के टाइम पे आप उनको रिवाइज करें। स्टार्टिंग के अंदर हम ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करेंगे सारे के सारे मेजर एक्ट्स का। 62, 63, फिर उसके बाद 68, फिर उसके बाद 75 और फिर उसके बाद 87 से लेके 89। जी, फिर उसके बाद 106, 107, 1010 और 144 भी इम्पोर्टेंट है, 145, 147 और पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 14, 154 से लेके 176 तक। ठीक है, उसके बाद 177 से लेके 179, 190 से लेके 194, 200 और 203 सी, फिर 205, फिर 223, 227, 232, 237, फिर उसके बाद 239, 243। उसके बाद समरी ट्रायल का पूरा चैप्टर आ गया, सेशन कोड का पूरा चैप्टर आ गया, 37, 38, 353, 336, 364, 363, 366 और 401 से लेके 402A और 403। फिर उसके बाद अपील का पूरा चैप्टर जिसके अंदर 417 और 426 बहुत इंपॉर्टेंट है, 435, 439A ट्रायल बाय ल्यूनेटिक इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 491, 492, 493, 494, 503 से लेके 506 तक, 508, 516A, 516, 520, 529, 530, 539B, 540A, 544A, फिर 561A। ठीक हो गया। अब डेट ऑफ इन्फोर्समेंट और डेट ऑफ इनेक्टमेंट्स जितने भी हमारे पास मेजर और माइनर एक्ट्स के हैं, इनके सब के सब आपको डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इनेक्टमेंट याद होनी चाहिए। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि आप ये देखें कि जब आप स्क्रीनिंग देते हैं तो स्क्रीनिंग के अंदर वो सबसे पहला सवाल ही आपसे क्या करता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही वो आपसे ये करेगा कि आप हमें ये बताएं कि जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो इस पर्टिकुलर एक्ट की क्या है, डेट ऑफ इनेक्टमेंट इसकी क्या है। ठीक है, इसकी जो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है वो है 1 जुलाई 1898 और डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, 22 मार्च 1898। इन्फोर्समेंट का मतलब ये होता है किस दिन से ये इन्फोर्स हुआ, ये लागू हुआ उस टेरिटरी पर, और ये एप्लीकेबल है पूरे के पूरे पाकिस्तान पर। सीआरपीसी के अंदर कोई किसी किस्म की रिव्यू नहीं है। ठीक हो गया। और सीआरपीसी के अंदर अपील और जो है रिवीजन का आपको चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपको सीआरपीसी के अंदर नहीं मिलेगा। इट इज़ एन प्रोसीजरल लॉ बट अप टू सम एक्सटेंट इट इज़ एन सब्सटेंटिव लॉ बिकॉज इट आल्सो डिफाइंस द पनिशमेंट्स एज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विच इज़ डिफाइंड इन 480 सीआरपीसी। ठीक है, 480 सीआरपीसी जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पनिशमेंट भी मिल जाएगी, लेकिन जर्नली इट इज़ एन प्रोसीजरल लॉ।
अब रिव्यू का कॉन्सेप्ट सीआरपीसी के अंदर नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट एरर इन जजमेंट, अगर तो एरर इन जजमेंट आ जाती है, क्या आ जाती है? एरर इन जजमेंट। जब एरर इन जजमेंट आई तो हम क्या करेंगे, तो हम जो है सीआरपीसी के तहत हम इसको रिव्यू भी करवा सकते हैं। तो रिव्यू का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। अब इसका रेलेवेंट केस ला क्या है? 2000 PCRLJ 1516, ये इसका रेलेवेंट केस लॉ है। सीआरपीसी इज़ नॉट एप्लीकेबल। अब इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात आए तो ये हाई कोर्ट्स पर, लोअर कोर्ट्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर ये एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबल इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट पर ये सीआरपीसी आपकी एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड सेक्शन 1 पे आए, क्या है? शॉर्ट टाइटल, short title and commencement in this act may be called as the code of criminal procedure. It shall come into force the 1st July। और इसका जो दायरा इख्तियार है होल पाकिस्तान, पूरे के पूरे पाकिस्तान पर ये एप्लीकेबल है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 ने कुछ हमें यूँ कहा कि अब हमारे पास देखें 1860 के अंदर आ जाती है पीपीसी। 1860 के अंदर क्या आई? पीपीसी आई। अब 1860 के बाद ये लॉन्ग जो ड्यूरेशन है, इस लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर क्या हुआ, जो आखिर 1898 के अंदर हमारे पास क्या आती है? सीआरपीसी। अब 1860 से लेके 1898 तक ये कितने साल हो गए? 38 ईयर्स। इन 38 ईयर्स के अंदर कौन सा प्रोसीजर चला? तो सबसे पहला हमारे पास प्रोसीजर चलता है कौन सा? हमारे पास प्रोसीजर आ जाता है आपका 1861 का, फिर 1872 का, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास 1872 के बाद 1882 का, फिर उसके बाद जाके ये कन्वर्ट होता है 1898 के अंदर। इट मीन्स के 38 सालों के अंदर सीआरपीसी को 3 से 4 बार बदला गया। कितने बार? 3 to 4 टाइम्स सीआरपीसी को बदला गया। अब आप ये देखें कि सीआरपीसी को बदला जा रहा है 3 से 4 बार 38 सालों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रिटिशर्स का दौर था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद सीआरपीसी को एक बार भी नहीं बदला गया। इंडिया के अंदर सीआरपीसी आपकी चल रही है 1963 की, ठीक है, और उसके अंदर अमेंडमेंट्स करते हुए आ रहे हैं वो। पीपीसी आप उठा लें, पीपीसी जो है 1860 की तो चल रही है, लेकिन उसके अंदर भी वो अमेंडमेंट्स करते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर आपको आज भी कई जगहों पे 50 रुपये की गाय और 10 रुपये की बकरी का जिक्र लाजमी मिलेगा। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ? हम आ जाते हैं सेक्शन 4, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्लास है। अब सेक्शन 4 जो है हमारे पास डेफिनेशन को डिफाइन करता है। सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशंस हैं। इन डेफिनेशंस को अगर हम क्लियर करते चलें, सबसे पहले क्या आता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल इंक्लूड्स एज एन एडवोकेट जनरल वेयर देयर इज़ नो एडवोकेट जनरल, सो गवर्नमेंट एडवोकेट और ऑफिशियल प्रोविंशियल गवर्नमेंट में फॉर अ टाइम टू टाइम अपॉइंट ऑन हिज बिहाफ। मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो टाइम टू टाइम अपॉइंट कर सकती है किसको? एडवोकेट जनरल को। एडवोकेट जनरल, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस क्या है? नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? इसका पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले बेलेबल ऑफेंस क्या है? अब सेकंड शेड्यूल के अंदर जब आप सेकंड शेड्यूल खोलेंगे तो सेकंड शेड्यूल के अंदर आपको एक ऑफेंस मिलेगा। ऑफेंस के साथ ये भी बताया जाएगा कि आइदर इट इज़ इन कंपाउंडेबल ऑफेंस, आइदर इट इज़ इन नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। फिर उसी के साथ साथ दूसरी लाइन पे आपको ये भी मिलेगा कि ये बेलेबल ऑफेंस है या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस है। फिर उसी के साथ साथ हमें ये भी इस बात का जब ही जवाब मिलेगा कि आइदर दिस पर्टिकुलर सेक्शन पीपीसी का जो है कंसर्न वो कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद ये है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस शोन इज बेलेबल इन द सेकंड शेड्यूल और विच
मेड बेलेबल ऑन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस, मतलब कि बेलब, फिर वही बात आ गई। उसके बाद क्या आ गया, चार्ज। चार्ज मीन्स एनी हेड ऑफ चार्ज देन द चार्ज कंटेन्स मोर देन हेड वन, मतलब चार्ज का मतलब ये है कि जो एक चार्जशीट बनाई जाती है, चार्जशीट जब चार्ज फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है तो अक्यूज़ पर जो चार्जशीट लागू होती है उसके ऊपर बताया जाता है कि आपके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं, क्या आप आइदर इसको एडमिट करते हैं आइदर इसको डिनाई करते हैं। वो जब हम चार्ज का चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको मज़ीद क्लियरिफाई कर सकेंगे। उसके बाद आता है कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड कॉग्निजेबल केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, मीन्स एन ऑफेंस, एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड शेड्यूल, फिर वही बात आ गई, सेकंड शेड्यूल के अंदर साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है कि किस केस के अंदर, किस ऑफेंस के अंदर पुलिस जो है हाथ डाल सकती है। कैसे हाथ डाल सकती है, मतलब कि विदाउट एनी वारंट, विदाउट वारंट जो है पुलिस जाकर किसी के घर में छापा मार सकती है, पुलिस किसी के गिरफ्तार कर सकती है। तो उसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल केस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कि ऐसा ऑफेंस काबिल दस्तरानंदाजी पुलिस, यानी कि जिसमें पुलिस विदाउट एनी वारंट उसको गिरफ्तार कर सके, उसके अंदर हाथ डाल सके। उसके बाद कंप्लेंट क्या होती है, कंप्लेंट सेक्शन 200 के अंदर जब आप ओपन करेंगे तो कंप्लेंट का जिक्र आपको मिल जाएगा सेक्शन 200 सीआरपीसी। सेक्शन 200 सीआरपीसी को जब हमने ओपन किया तो वहाँ पर हमें क्लियरिफाई हुआ कि ये हमारे पास जो वर्ड है कौन सा, कंप्लेंट का, उसको हमने मज़ीद क्लियर किया। तो कंप्लेंट के अंदर कंप्लेंट मीन्स एन एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। देखिए जब आप जाते हैं पुलिस स्टेशन एफआईआर करवाने और एफआईआर लॉन्च नहीं करते पुलिस, जब पुलिस एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही, आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च करेंगे। तो जब आप डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च करने गए किसके पास, कोर्ट में गए, कोर्ट में जाने के बाद डायरेक्ट कंप्लेंट लॉन्च हुई तो ही हमें पता चलेगा कि ये कंप्लेंट का प्रोसीजर क्या है, एडमिट कब होगी, उसको डिनाई कब किया जाएगा, तो ये हमें 200 से ऑनवर्ड पता चलेगा। खैर इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो हमें क्या कहती है, वो हमें सिंपली ये कह रही है कि राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, पर्सन टेकिंग हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट इट डज नॉट इंक्लूड द रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। कह रहा है कि ऐसी कंप्लेंट जो आप डायरेक्टली देते हैं किसको, मजिस्ट्रेट को, लेकिन उसके अंदर रिपोर्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस ऑफिसर नहीं आती, यानी कि अगर आप पुलिस ऑफिसर की रिपोर्ट भी ले जाएं तो वो पुलिस ऑफिसर की जो रिपोर्ट है उसको हम कंप्लेंट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंड। फिर फर्दर इसके अंदर क्या आया, फिर फर्दर इसके अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई हाई कोर्ट की आई। हाई कोर्ट के अंदर क्या बताया, हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द क्रिमिनल अपील एंड रिव्यू, सॉरी रिवीजन, यहाँ पर रिव्यू का जिक्र नहीं आया। यहाँ पर रिव्यू का जिक्र क्यों नहीं आया, मैंने आपको फर्स्ट फेज़ में ही ये बात क्लियर की कि सीआरपीसी के अंदर रिव्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है, रिवीजन का कॉन्सेप्ट है। फॉर द प्रोविंस, मतलब कि प्रोविंस के अंदर एक सूबे के अंदर जो हाईएस्ट कोर्ट है अपील की उसको हम हाई कोर्ट कहते हैं। फिर उसके बाद इंक्वायरी, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी, ठीक है, अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट। इंक्वायरी मतलब कि ट्रायल से हट के मजिस्ट्रेट जो भी करेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम इंक्वायरी का नाम देंगे, ठीक है। और फर्दर उसके बाद क्या आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर या तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर सकता है या तो कोई और पर्सन जिसको अपॉइंट किया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए, अदर देन द मजिस्ट्रेट हु इज़ अथोराइज बाय द मजिस्ट्रेट ऑन हिज बिहाफ, जिसको मजिस्ट्रेट अथोराइज करे। उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुडिशियल प्रोसीडिंग। जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज मेड टू बी लीगली टेकन ऑन ओथ, मतलब कि जुडिशियल प्रोसीडिंग वो होती है जिसके अंदर ओथ पर अगर किसी से गवाही ली जाए, ठीक है, लीगली प्रोसीड किया जाए अकॉर्डिंग टू एज पर ओथ। उसके बाद क्या आ जाता है, मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट मीन्स अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्लूड्स अ स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 12 to 14। अच्छा, अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन था कि सर इसको हम याद कैसे करें। तो देखें यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देखें एडवोकेट कहाँ पर है, ए में है। चार्ज की अगर बात की जा रही है तो चार्ज कहाँ पर है, सी पे है, ठीक है। उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है
तो मजिस्ट्रेट कहाँ पर है? एम ए के अंदर है ना, एम ए के अंदर है। अच्छा, अब जो कौन से थे? इंक्वायरी, इंक्वायरी के अंदर है। मतलब ऐसे आपको कई तरीके से वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे ए से एडवोकेट जनरल, सी से चार्ज आ गया, बी से बेलेबल ऑफेंस आ गया, इस तरीके से। तो इसके अंदर और तो कोई ऐसी कोई ख़ास डेफिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हाँ चलो ठीक है, ये काफ़ी है। उसके बाद सेक्शन 5 को ज़रा ओपन करें। सेक्शन 5 के अंदर भी मुझे कुछ दिख नहीं रहा कोई ऐसी ख़ास चीज़। ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर पीनल कोड कह रहा है कि जितने भी ऑफेंसेस होंगे वो अंडर पीपीसी चलाए जाएंगे। मतलब कि पीपीसी के अंडर जितने भी ऑफेंसेस आते हैं वो सारे के सारे कैसे चलेंगे? एज पर सीआरपीसी। सीआरपीसी क्या है? प्रोसीजरल लॉ है। और जो आपका पीपीसी है वो एक सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या बताता है? डेफिनेशन और साथ ही साथ उसकी पनिशमेंट। लेकिन यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर आपको उसका पर्टिकुलर ट्रायल बताया जाएगा कि अगर कोई मर्डर करेगा तो मर्डर का ट्रायल किस हिसाब चलेगा, किस कोड के अंदर चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मर्डर किया तो उसकी जो ऑफेंसेस हैं, उसने जो ऑफेंस पर्टिकुलर किया है वो एक एफआईआर के अंदर किस तरीके से लगाए जाएंगे एफआईआर के अंदर, वो आपको पीपीसी ने बताया कि कौन सा सेक्शन लगेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 6 क्या है? क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड मजिस्ट्रेट्स, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। चैप्टर 2 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट, पावर्स ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स। क्रिमिनल कोर्ट्स है ना ये। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? बिसाइड द हाई कोर्ट एज द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस कोड ऑफ द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड देयर शैल बी 2 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान। कह रहा है कि सबसे पहले तो बिसाइड्स द हाई कोर्ट, यहाँ पर वर्ड क्या है? बिसाइड्स द हाई कोर्ट, बिसाइड्स द हाई कोर्ट, यानी को हाई कोर्ट को तो आपने देखना ही देखना है। हाई कोर्ट से हट के जो आपकी दूसरी कोर्ट्स हैं, वो दूसरी कोर्ट कौन कौन सी है? कोर्ट एक तो हमारे पास है कोर्ट्स ऑफ सेशन, उसके बाद कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास एंड थर्ड क्लास। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अंडरस्टैंड? मतलब कि बिसाइड्स द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट को तो आपने देखना ही देखना है। हाई कोर्ट से हट के कोर्ट्स ऑफ सेशन। अब ये वर्ड आपने अपने जहन में बिठा लेना है, कौन सा? कोर्ट्स ऑफ सेशन, ठीक है। सेशंस जज होता है, सेशन जज कभी भी यूज़ नहीं करना। कौन सा वर्ड यूज़ करना है? सेशंस जज और कोर्ट्स ऑफ सेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है? कोर्ट्स ऑफ मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट के अंदर फिर कौन से फर्दर 3 काइंड है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फिर उसके बाद हमें फर्दर ये भी बताया जाएगा किसके पास कौन कौन से पावर्स हैं। उसके बाद 7 क्या है? सेशंस डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट्स। एवरी प्रोविंस शल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिविजन्स, मतलब कि हर प्रोविंस के अंदर सेशंस के डिविजन्स होंगे। फिर उन डिविजन्स का एवरी सेशन डिवीजन शल पर्पसेस ऑफ दिस कोड टू बी डिस्ट्रिक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि डिवीजन के अंदर फिर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट होगा। उसके बाद पावर टू अटर डिवीजन एंड डिस्ट्रिक्ट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अटर द लिमिट्स ऑफ द नंबर ऑफ द डिवीजन्स एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इख्तियार आते हैं कि वो क्या कर सकती है? नंबर ऑफ डिवीजन्स, डिवीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको अटर कर सकती है, उनको तब्दील कर सकती है। उसके बाद सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? पावर टू डिवाइड डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिवीजन्स। अब यहाँ पर क्या है? द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये भी इख्तियार दे दिए गए एज पर सेक्शन 8। पावर, कौन सा पावर है? सेक्शन 8, पावर टू डिवाइड district into subdivisions. The provincial government may divide any district into subdivisions to make any portions of any such district and may utter the limits of the subdivisions. मतलब कि ये भी पावर है कि वो सब डिविजन्स के क्या कर सकती है? जो उनकी लिमिट है वो भी बता सकती है कि उनकी लिमिट कितनी है कितनी नहीं है। आइदर उनकी लिमिट को मिनिमाइज कर दिया, आइदर उनकी लिमिट को मैक्सिमाइज कर दे। कोर्ट्स ऑफ सेशन, फिर सेक्शन 9 के अंदर
कोर्ट्स ऑफ सेशन। कोर्ट्स ऑफ सेशन के बारे में सेक्शन 9 ने हमें सिंपली इतना बताया, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शल एस्टेब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन इन एवरी सेशंस डिवीजन एंड अपॉइंट अ जज ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पर भी ये बताया गया कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियारात है कि वो उसको क्या कर सकता है, वो उनको ये बता सकता है कि आइदर आपके पास ये पावर्स हैं और आप जो है एक सेशन कोर्ट ऑफ सेशन अपॉइंट करेंगे एक जो है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर जनरल और स्पेशल ऑर्डर के तहत वो क्या कर सकता है, डायरेक्ट वार्ड प्लेस इन प्लेसेस कोर्ट ऑफ सेशन शल होल्ड इट्स सिटिंग। फिर ये भी बताएगा कि उनकी सिटिंग कहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 और 11 ओमिटेड है, 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 12 क्या कहता है, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट, सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मेनी एज पर्सन इट थिंग्स फिट। जैसे अभी 2022 के अंदर क्या हुआ, एज मेनी एज मतलब जितनी उनको ज़रूरत थी, वैसे जर्नली 30 होती है लेकिन इस बार उन्होंने 90 की सिलेक्शन की। तो एज मेनी एज it thinks fit to be magistrates of the first class, second class, third class on the district and may from the time to time define the local areas with which the persons may exercise all of the any powers। मतलब कि उनको ये भी बता दिया जाएगा कि उनकी पावर्स क्या हैं और वो कहाँ कहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेंगे। फिर लोकल लिमिट्स ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय सच डेफिनेशन द जुरिस्डिक्शन पावर्स सच पर्सन शल एक्सटेंड थ्रू आउट सच डिस्ट्रिक्ट। मतलब कि उनको ये भी बताया जाएगा कि आपका दायरा अख्तियार कहाँ पर है, कहाँ तक एक्सीड करेगा। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई कोर्ट। मतलब कि अगर हाई कोर्ट रिकमेंड करे, ज़रूरत पेश आ गई कोई इलाके के अंदर कोई जो है कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जिसके अंदर क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो स्पेशल एक मजिस्ट्रेट की ज़रूरत पेश आ गई। तो अगर हाई कोर्ट कंसर्न करे, हाई कोर्ट रिकमेंड करे, तो किसी भी पर्सन को फॉर्मर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर जो है conferable under any court जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर्टिकुलर जनरल इन लोकल एरिया अपॉइंट किया जा सकता है। सच मजिस्ट्रेट शल बी कॉल्ड स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड शल बी अपॉइंटेड एज टर्म फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में इन द कंसल्टेंट विद द हाई कोर्ट। मतलब कंसल्टेशन लेनी किसकी, हाई कोर्ट की। 14, 15, 16 कहाँ गया, 15 बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट। अब ये जो 15 और 16 इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट तब होता था कि जब हमारे पास जो अदलिया निज़ाम था ये बिफोर द इंडिपेंडेंस, अगर आप चले जाएं ब्रिटिशर्स के दौर में, तो वहाँ पर जो निज़ाम था फौजदारी का, तो वो उस हिसाब से होता था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 और 16 बेंचेस ऑफ मजिस्ट्रेट्स होती थी। लेकिन करंट सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये याद करने की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 22 से लेके 22A-B ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्टिस ऑफ पीस। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि 2002 से पहले जस्टिस ऑफ पीस कौन था। जस्टिस ऑफ पीस था 2002 से पहले हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट जस्टिस ऑफ पीस थी। फिर उसके बाद जो है उसको चेंज कर दिया गया। सबसे पहले कौन है जस्टिस ऑफ पीस, मुफस्सिल। Provincial government so far as regards the territories subject to its administration may be notification in the official gazette appoint such persons resident within Pakistan and not being the subject to the foreign state। मतलब पाकिस्तान के जो रहायशी हैं उनको जस्टिस ऑफ पीस अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जस्ट 22A पावर्स ऑफ द जस्टिस ऑफ पीस। पावर्स क्या है जस्टिस ऑफ पीस के, ये 22A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द जस्टिस ऑफ द पीस फॉर एनी लोकल एरिया शल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन अरेस्ट हैव विद इन सच एरिया ऑल द पावर्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मतलब कि पुलिस ऑफिसर के जो पावर्स हैं वही पावर्स किसके होंगे, जस्टिस ऑफ पीस के होंगे। फर्दर फिर हमें उसने ये बताया कि हमारे पास मेकिंग एन अरेस्ट एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर अंडर सबसेक्शन 1 शल टेक द कास्ट टू बी टेकन पर्सन अरेस्टेड बिफोर ऑफिसर इन चार्ज नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर। मतलब कि जो पुलिस ऑफिसर के पास पावर्स हैं वही पावर्स डेलीगेट कर दिए गए जस्टिस ऑफ पीस को। The justice of peace any local area shall have the powers within such area to call upon any matter duty to aid him। मतलब उसको बुलाया भी जा सकता है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर कि आप आएँ और अपनी ड्यूटी टू एड करें, ठीक है। फिर उसके बाद फर्दर क्या बताया गया, फिर उसके बाद फर्दर हमें ये बताया गया कि where the member of the police force on duty has been called upon the
रेंडर एड अंडर सबसेक्शन 3 सच कॉल शल बी डीम टू हैव बीन मेड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब अगर उसको बुलाया गया तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इन्फॉर्म भी किया जाएगा। फिर फर्दर इशू द सर्टिफिकेट ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन रिजाइडिंग विद इन सच एरिया, वो इशू भी कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की अंदर, अगर उसके एरिया के अंदर कोई शख्स रहता है तो उसका सर्टिफिकेट भी इशू कर सकता है। किसी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर सकता है, जैसे अटेस्ट करना होता है, 17 ग्रेड ऑफिसर अटेस्ट भी कर सकता है। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द क्रिमिनल केस, हमें जो पता है जस्टिस ऑफ पीस की पावर वो क्या है, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस के बारे में हमें बस यही पावर पता है, हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। लेकिन जब आपसे वो इंटरव्यू के अंदर, स्क्रीनिंग के अंदर तो नहीं आता खैर, लेकिन आपके रिटर्न के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ पर आपसे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप सिर्फ एक पावर बताएं। प्रैक्टिसिंग एडवोकेट को सिर्फ और सिर्फ ये एक पावर पता है, बाकी कोई पावर नहीं पता। ट्रांसफर द इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे पुलिस ऑफिसर की तरफ वो क्या कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी क्रिमिनल केस को। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाती है इसकी ड्यूटीज़। सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज मे बी मेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एवरी जस्टिस ऑफ पीस ऑफ फॉर एनी लोकल एरिया। अब ड्यूटीज़ क्या हैं, वो तो थी पावर्स, क्या थी, पावर्स। अब ड्यूटीज़ जो वो निभाएगा। अच्छा जी, ऑन रिसिप्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑफ द अक्रंस ऑफ एनी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ द पीस, कहीं भी ब्रीच ऑफ द पीस होती है, कहीं भी कोई इंसिडेंट होता है तो वो क्या करेगा, within such a local area forward make inquiries into the matter, report in writing। वो क्या करेगा, वो जो है किसी भी एरिया के अंदर अगर कोई ऑफेंस, कोई अक्रंस होती है तो वो जो है एक रिपोर्ट कॉल करेगा और इंक्वायरी करेगा, मतलब कि वो इंक्वायरी करने का भी इख्तियार रखता है कि आइदर यहाँ पर ये अक्रंस हुई है या नहीं हुई। फिर इफ द ऑफेंस रेफर्ड इन क्लास ए इज कॉग्निजेबल ऑफेंस आल्सो प्रिवेंट टू रिमूवल ऑफ एनीथिंग फ्रॉम इंटरफेरेंस ऑफ एनी वे विथ प्लेस और अक्रंस ऑफ द ऑफेंस, तो फिर वो ये भी बताएगा कि यहाँ पर सच ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ। टेंडर ऑल असिस्टेंस ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन मेकिंग सच एन इन्वेस्टिगेशन, और वो उनकी असिस्ट भी करेगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की इन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस अब होगा कौन, अब यहाँ पर वर्ड है बाय विर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस। अब इसका क्या मतलब है, कह रहा है बाय विर्च्यू हिज रिस्पेक्टिव ऑफिस द सेशंस जज, क्या आ गया, वर्ड आ गया सेशंस जज। क्या वर्ड आया यहाँ पर, हमारे पास वर्ड आया सेशंस जज। सेशंस जज जो होता है वो आपका होता है कौन, जस्टिस ऑफ पीस। एंड ऑन नॉमिनेशन ऑफ देम एडिशनल सेशन जज, मतलब कि सेशंस जज भी हो गया और ADJ एडिशनल सेशन जज भी आपका जस्टिस ऑफ पीस हो गया। उसके बाद क्या है, आर द जस्टिस ऑफ पीस विद इन द होल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोविंस ऑफ द प्रोविंस इन विच दे आर सर्विंग, मतलब कि एक किसके अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ADJ साहब सेशंस जज साहब क्या हैं, जस्टिस ऑफ पीस हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोविजन है सेक्शन 28 ऑफेंसेस अंडर पिनल कोड, ये हम इंशाल्लाह कल से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 1 और 2 आज हमने क्लियर किया, इसके अंदर कोई ख़ास इतनी कोई मुश्किल वर्डिंग या कोई ऐसा कुछ भी नहीं था जो आपको समझ में ना आ सके, ख़ुद से भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पर हमें वर्ड बाय वर्ड ईच एंड एवरी कॉर्नर क्लियर करना है। सबसे पहली चीज़ आपने क्या क्लियर करनी है, कोर्ट्स ऑफ सेशन, क्या होती है, कोर्ट्स ऑफ सेशन। फिर उसके बाद क्या है, सेशंस जज आ गया। थर्ड थिंग इज़ डेट कि क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल ट्रायल होता है। अच्छा भाई, अब क्रिमिनल केस, क्रिमिनल ट्रायल होता है, इट मीन्स कि सिविल के अंदर क्या होता है, सिविल लिटिगेशन के अंदर, सिविल के अंदर क्या होता है, एप्स सूट, ठीक है। एप्लीकेशन अगर आपने मूव करनी है तो एप्लीकेशन के अंदर आप ये यूज़ नहीं करेंगे एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड, तो एप्लीकेशन इज़ मेड, एप्लीकेशन के लिए वर्ड यूज़ होगा मेड, सूट के लिए क्या होगा, क्रिमिनल केस के लिए फाइल वर्ड यूज़ होगा, क्रिमिनल केस के लिए फाइल वर्ड यूज़ होगा। सूट के लिए क्या वर्ड यूज़ होगा, ये किसी ने अभी तक नहीं बताया। सूट के लिए वर्ड यूज़ होगा इंस्टीट्यूटेड। ये बेसिक वो टर्म्स हैं जो आपको वैसे भी आनी चाहिए, आइदर आप जुडिशरी के एस्पिरेंट हैं या नहीं, आपने एडवोकेसी करनी है तब भी आपको ये वर्ड्स, ये लीगल टर्म्स याद होने चाहिए, ठीक है।
अब उससे हट के अब हमारे पास जो 22 AB की दरख्वास्त है, ये जो 22 AB 22 AB की जो जर्नल आप एप्लीकेशंस मूव कर रहे होते हैं, तो वो भी आप मुझे कल चेक करवाएं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। एटलीस्ट मैं जस्ट ये चेक करूं कि आपको ये पता है 22 AB की एप्लीकेशन होती कैसे है। अगर नहीं पता तो मुझे बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो मूव होती है और उसका ड्राफ्ट किस तरीके कार का होता है। प्रैक्टिस ज़रूरी है, कोशिश करें कि किसी के साथ अटैच हो जाएं और एक जो है कोर्ट के अंदर जो रेगुलर प्रैक्टिस होती है उसको आप ज्वाइन करने की कोशिश करें। और दूसरी बात ये कि ये जो आपके एकेडमिक्स है, ये लॉ जो है ना एकेडमिक्स, इसको आपने छोड़ना नहीं हरगिज़। किस तरीके से नहीं छोड़ना कि आप आइदर टाइम मिल रहा है, टाइम नहीं मिल रहा, आपके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, शाम को भी फारिग हो रहे हैं, एनी हाउ आपने 2 से 4 घंटे तो देने ही देने हैं। अब देखें, इतना टैलेंटेड ब्रिलियंट स्टूडेंट कोई भी नहीं है जो ये कह सके सर मैं पूरा दिन पढ़ रहा होता हूँ, मेरे पास प्रैक्टिस करने का कोई टाइम नहीं है। प्रैक्टिस करें सुबह में, शाम को आप स्टडी करें। अगर आप इवनिंग में कोई 4 से 5 बजे भी फ्री होते हैं, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है और फिर उसके बाद आप अपनी 4 to 5 आवर्स की क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। इवन दो मैं इतना भी कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आप मेरा सेशन ज्वाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप मेरी क्लास लेते हैं, क्लास लेने से पहले जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ के आते हैं। जैसे मैं इस पर रेगुलर क्लासेस आपको बता रहा होता हूँ कि आपने क्या करना है, पहले तो मेरा लेक्चर जो मैंने आपको पढ़ाना है वो खुद से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जो मेरी क्लास है वो आपने अटेंड करनी है, और अटेंड करने के बाद आपने कोशिश करनी है खुद से कोई ना कोई 1-2 सवाल लिख लें, यानी कि राइटिंग भी प्रैक्टिस साथ ही साथ चल रही है, ठीक है। और जो रेगुलर मैं पढ़ा रहा हूँ वो साथ ही साथ याद भी करना है। तो भी मैं समझता हूँ कि विदिन 6 मंथ या विदिन 9 मंथ्स आपका जुडिशरी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आप जुडिशरी को क्रैक कर लेंगे, चाहे आप सिंध के अंदर है चाहे आप पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर 1-2 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि बेस्ट ऑफ द लक, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि देखें, फर्स्ट में नहीं हो रहा ना तो आप सेकंड अटैम्प्ट दें। ये मत सोचें कि दिस इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट, इसके बाद मैंने अटैम्प्ट नहीं देनी। और कोशिश ये करें, पंजाब वालों के लिए तो स्पेशली मैं यही कहूँगा कि पंजाब वाले तो राइटिंग पर फोकस करें और इंग्लिश और साथ ही साथ जीके, ये उनके लिए बहुत ही बेसिक्स है, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें अक्सर स्टूडेंट फेल होते ही होते हैं। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, डेट्स ऑल। और कमेंट बॉक्स में भी कर दीजिएगा अगर कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आपको जगह नहीं मिल रही, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास जो व्हाट्सअप ग्रुप से हट के ऐड हो जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स, तो वो क्या करें, वो कमेंट बॉक्स पे क्वेश्चन कर दें तो उनको मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। थैंक यू, डेट्स ऑल।